Good morning, everyone. हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों में कल टॉपिक स्टार्ट हुआ था न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है ना। न्यूरॉन के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे। आज चलिए कुछ लिखिए पहले स्टार्टिंग से। कल मैंने आप लोगों को एफरेंट, इफरेंट, एडजस्टर ये सब तो बता ही दिए थे, है ना। ठीक, लिखिएगा नेक्स्ट। स्टिमुलस मतलब उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? ठीक है, उद्दीपन की डेफिनेशन लिखिए। यह शरीर के स्टिमुलस तो हालांकि सभी लोग जानते हैं, है ना। ये जो चोट लगी मुझे, इस चोट लगना क्या है मेरे लिए? उद्दीपन है। मेरा हाथ अचानक गर्म चीज से पड़ गया तो वो चीज क्या है मेरे लिए? उद्दीपन है ना। तो बाहरी वातावरण का हमारे आंतरिक वातावरण में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं। ठीक है, देखिए यह शरीर के बाहरी या आंतरिक वातावरण में होने वाला परिवर्तन होता है जो तंत्रिका या पेशी को उत्तेजित करने हेतु सक्षम होता है। उद्दीपन निम्न प्रकार के होते हैं। यांत्रिक उद्दीपन, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। स्पर्श। नेक्स्ट भौतिक उद्दीपन। भौतिक उद्दीपन में लगभग आपके हीट वगैरह आ जाते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। तो लिखिए जरा, ऊष्मा, ताप आदि। नेक्स्ट रासायनिक उद्दीपन। हाँ, आराम से बता रही हूँ। देखो रासायनिक उद्दीपन, क्योंकि ये मुझे जल्दी खत्म करना है तुम लोगों का। एक मिनट बैठी रहूंगी मैं, खत्म करो जल्दी। आ चलो। रासायनिक उद्दीपन, अम्ल व क्षार। अम्ल व क्षार। विद्युत उद्दीपन, विद्युत धारा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग किसी उद्दीपन के फलस्वरूप तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन या एक्सोन, भाई न्यूरॉन का ये भाग था ना एक्सोन, तो न्यूरॉन या एक्सोन भाग में होने वाली भौतिक या रासायनिक क्रियाओं का वह योग है जो तंत्रिका तंतु में एक क्रियात्मक तरल
तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें एक ऐसा प्रक्रम है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन देखे जाते हैं। परिवर्तन देखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका नर्व इम्पल्स, मतलब तंत्रिका आवेग, ठीक है। आप लोग जानते हैं तंत्रिका आवेग क्या होता है। कोई भी चोट लगती है जनरली, या हमारा हाथ किसी ठंडे या गर्म चीज पर पड़ता है, तो वो हमारे लिए उद्दीपन का तो काम किया, लेकिन वहां से हमारी पेशी, ग्रंथि या जो भी चीज आपकी सेल से आपके सीएनएस तक पार्ट जाना, वहां पर हमारे जो भी आपके मैसेज जो होगा वो आपके दोबारा से पेशी तक आने पर, ठीक है, जो ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स, यानी कि तंत्रिका आवेग, ठीक है ना। इसी को तो हमने बताया भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का वह प्रक्रम है, ठीक है। इसमें इस टाइप से कुछ चेंजेस हुआ करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, तंत्रिका आवेग का प्रेषण। तंत्रिका आवेग का प्रेषण, ठीक है, मतलब कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स किस तरह चलती है, किस तरह से, अगर मुझे चोट लगी तो किस तरह से मुझे पता चलेगा, मेरे दिमाग को पता चलेगा कि यस मुझे यहाँ पर चोट लगी है, इस जगह दर्द हो रहा है, या पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में है, उंगली में है, उंगली में कहाँ, ठीक है। तो इस चीज का ये इंडक्शन अब हमें दिखाना है, प्रोडक्शन, उत्पादन किस तरह से होगा। कल आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एक बात बताई थी कि ये जो आपका न्यूरॉन होता है, आप लोगों को स्ट्रक्चर तो याद ही होगा न्यूरॉन का, ठीक है। तो उसमें कोई भी एक सेल है, मैंने आप लोगों को दो भाग बताए थे, साइटन और एक्सोन, मतलब प्रोसेस में प्रवर्त में गया था। एक्सोन और उसमें जो आपका साइटन था, उसमें एक स्पेशल बात बताई थी कि साइटन की जो प्लाज्मा लेमा होती है वो अन्य कोशिकाओं की प्लाज्मा लेमा के समान ही होती है। याद है ना ये बात? गुड। अब उसी चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। इसमें जो एक्सोन थी, एक्सोन के ऊपर जो एक प्लाज्मा लेमा उपस्थित होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। यही बताया था। एक्सोलेमा कितनी मोटी थी आपकी, 100 एंगस्ट्रॉम मोटी थी। और ये जो एक्सोलेमा होती है कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है। क्यों अर्ध पारगम्य क्यों हो जाती है? क्योंकि इस झिल्ली के बीच बीच में 7 से 10 एंगस्ट्रॉम मोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, अर्ध पारगम्य हो जाती है, ठीक है, इतना तो जानते हैं। एक्सोलेमा के अंदर क्या भरा रहता है, प्लाज्मा भरा रहता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, अरे बोलिए, एक्टोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब हमें जो बात करनी है वो करनी है आपके कंडक्शन को लेकर के, नर्व इम्पल्स जो है वो आपकी न्यूरॉन से किस तरह आगे बढ़ती है, ठीक। तो इसमें आप एक नॉर्मल सी बात सोचकर चलें, ये मैंने कोई भी आपकी सेल बनाई है, ठीक है, सेल मतलब ये है आपकी कोई भी सेल, ठीक है। भाई प्लाज्मा लेमा तो लगभग सबके समान ही होती है ना, चाहे आपकी एक्सोन की मैं लेके चलूं या फिर आपके साइटन की, स्ट्रोमा की, पेरिकैरियोन की, बात तो एक ही है ना, एक ही समान बताई थी। इतना पोर्शन में अगर कट करके देखूं तो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा मुझे, है ना। तो जब हम लोग बात करें कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस की, तो इसे हम जनरली 3 स्टेप्स में स्टडी करते हैं। कितने स्टेप्स में करेंगे इसे हम? 3 स्टेप्स में करेंगे, मतलब 3 चरणों में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसकी हिंदी रूपांतर कर दिया जाएगा, ठीक।
कैसे कुछ, ठीक। नेक्स्ट होता है आपका एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक। एक होता है आपका रीपोलराइजेशन, ठीक है। इन 3 स्टेप्स में हम उसको स्टडी करते हैं। इसका हिंदी रूपांतर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप विराम कला विभव, विराम कला विभव। सेकंड सक्रिय कला विभव। नेक्स्ट पुनः ध्रुवण, रीपोलराइजेशन, ठीक है, पुनः ध्रुवण, ठीक। तो इन 3 स्टेप्स में हम लोगों को ये पूरी प्रोसेस स्टडी करनी है। जनरली आप लोग क्या जानते हैं, कोई भी आपका इस तरह से साइकिल होती है तो उसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते ही होते हैं। इतना तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, जब हम लोगों को पढ़ाई जाती है सक्रिय अभिगमन और निष्क्रिय अभिगमन पढ़ाया जाता है, उसमें सक्रिय अभिगमन में एक बात बताई जाती है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि सेल के बाहर की तरफ एक तरल भरा रहता है, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लड, ठीक है, अंतराली द्रव। ये अंतराली द्रव में क्या मौजूद होगा ज्यादा अवस्था में? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बताया जाता है ये बात, ठीक है। तभी तो आपका एक्टिव जो है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट तभी तो काम करेगा जब आपका बाहर Na ज्यादा है, अंदर से तो बाहर जाता था, उसमें कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जब अभिगमन होता है उसको हम सक्रिय अभिगमन में रखते हैं। शुक्र है याद है। अगर हम बात करें तो सेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं आपके? पोटेशियम आयन। मैं ये नहीं कहती कि बाहर मौजूद नहीं है, बाहर भी मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करें तुलना की, ठीक है, तो सेल के अंदर आपके पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू यहाँ, ठीक है। मैंने ये भी नहीं कहा सेल के अंदर आपके सोडियम आयन नहीं है, होते हैं, लेकिन जब तुलना की जाए तो सोडियम आयन कहाँ ज्यादा होंगे? बाहर, ठीक है। तो मैं तुलना करके बता रही हूँ। चलो हो गया। अब यहाँ पर सेल के बाहर तो है आपके सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ज्यादातर, ठीक है, आपका जो अंतराली द्रव है उसमें उपस्थित है। अंदर पोटेशियम आयन तो है ही है, लेकिन इसके साथ में कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी रहते हैं, ठीक है, आपके और आयंस भी होते हैं। तो हमारी जो सेल होती है उसके अंदर जो है ज्यादातर आपका नेगेटिव चार्ज रहता है, लाइक समझ में आ रहा है? ये है आपका एक कोई भी सेल। मैं एक न्यूरॉन की भी बात करूंगी अगर, तो उसमें भी यही आपका देखने को मिलेगा। प्लाज्मा झिल्ली तो लगभग सबके समान होती है, ठीक है। इससे बनकर कितना आ जाएगा? जो आपकी एक्सोलेमा होती है वो आपकी लिपोप्रोटीन की बनी होगी, ठीक है। जो माइलिन शीट होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होगी, और तो कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जो आपका आयंस जो रहते हैं, आयनिक कंडीशन जो होती है वो सेम रहती है, ठीक है। बाहर की तरफ, क्योंकि न्यूरॉन के बाहर की तरफ भी क्या उपस्थित होगा? अंतराली द्रव। अंतराली द्रव में क्या मौजूद होंगे आपके? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। तो मैंने यहां से ये चीज कट की है और यहां रख दिया है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, समझ में आया? कोई परेशानी? क्लियर है, ठीक है। इसी चीज को मैं अगर इस तरह लिख दूं तो कोई बात नहीं होगी, ठीक है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं अपने प्रथम चरण के बारे में। कौन सा है प्रथम? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब विराम कला विभव। विभव मतलब क्या होता है? विभव मतलब एक तरीके से डिफरेंस ले सकते हैं। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? अंतर। अंतर किस चीज का अंतर? यहाँ पर आपके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है ना, यहाँ पे दोनों के बीच में जो अंतर देखने को मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभव बोल के चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात? अब क्या करना था हमें?
हम लोग मान के चल रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अभी मुझे किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, तो मेरे न्यूरॉन्स जो होंगे किस अवस्था में होंगे, आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होंगे, विराम कला में रोपोपसिस है। तो इस वक्त मेरे अंदर जो न्यूरॉन्स में एक्सोलेमा जो है उसमें अगर हम बात करें तो जो विभव होगा, विराम कला विभव, वो कितना होता है आपका -70 मिलीवोल्ट। समझ में आया? मतलब हर चीज का यहाँ पर हम मेजर करके चलते हैं, भाई मेजर करते हैं ना कि ये चीज है तो इतनी है, इसकी लंबाई है तो इतनी लंबाई है, चौड़ाई है इतनी चौड़ाई है, दर्द हो रहा है तो इतना हो रहा है ना, हर चीज की हम लोग यूनिट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर भी हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसकी यूनिट ले रखी है, दैट इज अ मिलीवोल्ट। ठीक है, अभी मुझे कोई चोट नहीं लगी है, ठीक, ये है मेरे पास, और मेरे पास जो आप रेस्टिंग में जो पोटेंशियल है, जो विभव है, कितना है -70, याद रखिएगा -70 मिलीवोल्ट है। किसी किसी बुक में 85 भी दे रखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 70 से 85 तक रेंज दे रखी है, लेकिन हम लोग नॉर्मल लेके चल रहे हैं -70 मिलीवोल्ट। ठीक, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज और याद दिला देती हूँ, फर्स्ट ईयर में सिंगर वन इक्वल्सन मॉडल याद है, कल भी बात की गई थी, इसे रख कर देते हैं, ठीक है, कल भी बात की गई थी, ये कहा था इसमें सिंगर वन इक्वल्सन ने बात कही थी कि जो प्लाज्मा लेमा होती है इनके बीच में, मतलब ये तो है आपका बाइलेयर लिपिड, ठीक है, समझ में आया, लिपिड की बाइलेयर होती है ना, ये दोहरी रचना होती है, इनके बीच बीच में क्या भरे रहते हैं, प्रोटीन, इतना तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर बनाया था मैंने आप लोगों का दूसरा एक्सट्रिंसिक और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, है ना, हमें एक्सट्रिंसिक से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो बहुत लूजली अटैच है, बहुत हल्के से ढीले रूप में संलग्न रहते हैं, ठीक है, लिपिड लेयर से। यहाँ पर जो बात करेंगे वो है आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को क्या बताया था कल, समाकल प्रोटीन, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, मुझे याद रहेगा, समाकल प्रोटीन है ये, ठीक है। अब ये समाकल प्रोटीन जो होती है एक्चुअली इसका काम क्या होता है, इसका काम रहता है कि चैनल की तरह काम करेगी, चैनल समझते हैं, एक गेज की तरह, सिर्फ टनल की तरह काम करेगी। चैनल किस चीज के लिए करेगी, तो वो होता है आयंस के लिए, ठीक है, किसके लिए, आयन के लिए। आयन कौन से आयन, जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर है आपके सोडियम आयन, अंदर है पोटेशियम आयन, ठीक है, तो इनके लिए ये जो इंट्रिंसिक जो आपका समाकल प्रोटीन है वो किसका काम करेगा, एक चैनल का काम करेगा। समझ में आ रही है थी बात, ठीक। मैं अगर ये कहूं कि अभी मुझे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है, तो मेरी सारी सेल्स किसमें होंगी, रेस्टिंग पोटेंशियल में होंगी। मेरी सेल इस वक्त ये है, ठीक है, इस वक्त मेरी जो कोशिकाएं हैं उसमें जो आपका विराम कला विभव है वो कितना शो हो रहा है, -70 मिलीवोल्ट। उस दौरान मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊंगी, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से चैनल का काम करते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान देना कि मैं कुछ चैनल को तो क्लोज कर रही हूँ और कुछ चैनल को ओपन दिखा रही हूँ, देख रहे हैं, ये चैनल जो है ये मैंने एकदम क्लोज रखे हैं, और जबकि ये चैनल मैंने आपको खुले हुए दिखाए हुए चैनल दिख रहे हैं। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये आपकी कैसी है, खुली हुई अवस्था में, ठीक है, समझ में आ रही है। जब मुझे किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है तो आपका जो 70 मिलीवोल्ट जो है इस चीज को मेंटेन कौन करके चलेगा, तो वो होते हैं आपके ये आयंस, ठीक है। जनरली जब रेस्टिंग पोटेंशियल में है आपकी मेम्ब्रेन, उस दौरान सोडियम के कितने भी होंगे चैनल क्लोज रहते हैं, कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे, ठीक है, ठीक। लेकिन जो पोटेशियम आयंस के होते हैं चैनल, वो कुछ, मैं फिर अपनी बात पे थोड़ा जोर दे रही हूँ, यहाँ पे कुछ चैनल जो होते हैं पोटेशियम के वो खुले रहेंगे, सारे नहीं खुले रहते। तो मतलब जब मुझे चोट नहीं लगी है उस वक्त मेरी सेल में से बाहर से सोडियम अंदर नहीं आ पा रहा है,
सोडियम तो बिल्कुल ही नहीं आ पा रहा, लेकिन पोटेशियम हाँ थोड़ा बहुत बाहर जा सकता है। समझ में आ रही है? किसकी वजह से जा पा रहा है? एक इंट्रिंसिक प्रोटीन की वजह से, यहाँ पे चैनल्स जो लगे हुए हैं उनकी वजह से। समझ में आया? इतनी बात तो शायद आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है, इस वक्त मेरे उसमें क्या है, आपका चोट नहीं लगी थी, तो मेरे उसमें जो विभव था, जो पोटेंशियल था, वो आयंस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कितना शो हुआ है, -70। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड टॉपिक की। ठीक है, सेकंड टॉपिक का टर्म क्या लिखा था आपका? डीपोलराइजेशन। हाँ, उसको हम ये भी बोलते हैं डीपोलराइजेशन। एक्चुअली ये जो अवस्था होती है इसे हम बोलते हैं ध्रुवीकरण। क्या बोलेंगे इसको? ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण क्यों बोलेंगे ध्रुवीकरण? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पोलराइजेशन हो रखा है, ध्रुवीकरण हो रखा है, एक तरफ पॉजिटिव आयन, एक तरफ नेगेटिव आयन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपका ध्रुवीकरण हो चुका है। ठीक, अचानक मुझे लगती है चोट। ठीक, उस दौरान क्या होगा, अब हम यहाँ पर जो चैनल्स थे, ठीक है, यहाँ पे डीपोलराइज हो जाएंगे, मतलब अध्रुवीकरण हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? रेस्टिंग विभव में आपके जो चैनल्स थे वो सोडियम आयंस के लिए पूरी तरह क्लोज थे, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयन के लिए कुछ चैनल खुले हुए थे। ठीक, अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, दैट इज द डीपोलराइजेशन, या उसको मैंने क्या लिखवाया हुआ है? हाँ, ठीक है, अब देखना यार, मैं लिख देती हूँ सक्रिय कला विभव। अब देखो जरा, इसे हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज द रिवर्स डीपोलराइजेशन। ठीक है, वहीं पर जब अब क्या हुआ था, मुझे लगती है चोट। चोट थोड़ी बहुत नहीं, अगर थोड़ी सी चोट लगी जस्ट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा नहीं पड़ा। उस वक्त मेरे चैनल्स जो थे कोशिका कला पर, वो एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, उसका विभव जो है -70 मिलीवोल्ट ही रहेगा। लेकिन अगर मुझे कोई बहुत जोर से चोट लगती है, मेरा हाथ अचानक किसी गर्म चीज पे लग जाए, या फिर कोई गर्म चीज मुझसे अचानक टच हो जाए, ठीक है, तो उस दौरान अचानक क्या होगा, ये जो चैनल्स थे ये खुल जाएंगे। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये चैनल्स खुलते हैं, तो यहाँ पर क्या एंट्री करने लगेंगे? सोडियम आयन। सोडियम आयन आपके बहुत जल्दी अंदर एंट्री करने लगते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर पोटेशियम तो जा रहे थे, पोटेशियम तो जा रहे थे, लेकिन पोटेशियम इतने बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे 10 गुना ज्यादा जल्दी आपके जो आपके सोडियम आयन थे वो जल्दी एंट्री करने लग रहे हैं। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा जो सक्रिय कला विभव था वो आपका 70 मिलीवोल्ट से अचानक, भाई पॉजिटिव चीज अंदर आने लग रही है, यहाँ पहले नेगेटिव चार्ज था हमारे पास, नंबर इसमें था, नेगेटिव चार्ज में था, अचानक पॉजिटिव चीज अंदर आने लगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर पहले -70 से क्या होगा, -60, फिर -60 से -40, -30, इस तरह करते करते अचानक इसमें इतना जल्दी परिवर्तन होता है, क्योंकि सोडियम आयंस बहुत जल्दी खुल रहे थे, यहाँ पे चैनल्स जो थे बहुत जल्दी खुल रहे थे, ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन अंदर एंट्री कर रहे थे। समझ में आई बात? उस वजह से 70 मिलीवोल्ट से आपका सक्रिय कला विभव कन्वर्ट हो जाता है और हो जाएगा आपका +30 मिलीवोल्ट। ठीक, किसी बुक में +50 दे रखा है। ठीक है, तो मतलब कहने की बात ये है, यहाँ पर हम एक नॉर्मल रेशियो लेके चले, दैट इज +32 +50, हमारा माइनस से +30 हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका पूरी, अगर हम बात करें, देखिए ये मैंने एक साइटन बनाया था और ये बनाया था आपका एक्सोलीमा, मतलब आई मीन टू से ये था आपका पूरा एक्सोम। ठीक है, इस पर एक्सोलीमा प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जिस भाग पर डीपोलराइजेशन हुआ है, सिर्फ उसी भाग पर आपके ये चैनल्स खुलते हैं, बाकी पूरी एक्सोन वाली अवस्था जो है वो अपरिवर्तित रहती है। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्लास? हाँ या ना, मुझसे जवाब दिया करो। ठीक है,
यहाँ पर अब आपका आ चुका है +30 मिली वोल्ट, ठीक है। लेकिन जब ये हमारा 30 मिली वोल्ट हो जाता है सक्रिय कला विभव, उस वजह से हमारी कला में मतलब हमारी मेम्ब्रेन का एक तरीके से पोलराइजेशन डिसबैलेंस हो गया है ना, डिसबैलेंस हो गया। उस कंडीशन को फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी पुरानी अवस्था में लौटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आया? एक बार फिर समझना। स्टार्टिंग में मुझे चोट नहीं लगी थी तो मेरी कला किस पर थी, विराम कला विभव शो कर रही थी -70 मिली वोल्ट। चोट लगते ही जो कला विभव थी कितना हो गया, कला विभव कन्वर्ट हो गया और हो जाता है +30 मिली वोल्ट। क्लियर है? अब इस 30 मिली वोल्ट को फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा -70 मिली वोल्ट में, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन है मतलब +30 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट तक, इसको हम बोलते हैं पुनः ध्रुवीकरण। मतलब पहले आपका ध्रुवीकरण था, फिर डीपोलराइजेशन हुआ मतलब अध्रुवीकरण हुआ, वहां से चैनल्स खुल गए। अब क्या होना है, फिर से आपका पुनः ध्रुवीकरण होगा। जो पहले अवस्था थी भाई वो तो गेन करेगी ना हमारी कला, वरना कैसे काम चलेगा। अगर हमने इस तरह चैनल्स को आने ही दिया, खुले ही रहे ये हमेशा, सोडियम आयंस अंदर आते चले जाएंगे तो फिर हमारी पूरी कला डिसबैलेंस होगी। तो मतलब ये है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः ध्रुवीकरण करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो उस करने के लिए क्या रहता है, यहाँ पर हमारे काफी आ चुके हैं सोडियम आयन। समझ में आया? ये जो सोडियम आयन बाहर से अंदर आए थे, किस विधि से आए होंगे, सोच कर देखिए। तेज हो गई, बिल्कुल सही बात है, निष्क्रिय अभिगमन विधि से आए थे। और निष्क्रिय अभिगमन विधि में भी हम कौन से मेथड पढ़ते हैं? निष्क्रिय में हम 3 मेथड पढ़ते हैं जनरली, ऑस्मोसिस वगैरह ना। तो किस मेथड से आएंगे? विसरण विधि से आएंगे, क्योंकि बाहर आपके सोडियम आयन ज्यादा थे, अंदर कम थे, ठीक है। तो बाहर से सोडियम आयन अंदर विसरित हो जाएंगे। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों का सक्रिय अभिगमन याद दिलाऊं तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ वाहक मौजूद होते हैं, एटीपीएज एंजाइम, ठीक है। एटीपीएज एंजाइम कैसे होंगे, अगर मैं नॉर्मल से देखूं तो कुछ इस अवस्था में मौजूद होते हैं आपके एटीपीएज एंजाइम, या मैं ये बोल दूं कि ये है आपके वाहक, ठीक है। वाहक का काम क्या करना है, अब यहाँ पर आपके काफी सारे सोडियम आयन आ चुके थे, ये आपको सक्रिय अभिगमन में बताया गया होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। उस दौरान ये जो आपके वाहक होते हैं, इस सोडियम आयन को 3 आयन अपने साथ कंबाइन करेगा, 3 आयन, ठीक है। कितने? 3 आयन उसने अपने साथ जोड़े। बाहर क्या पहुंच रहे थे, बराबर आपके पोटेशियम आयन पहुंच रहे थे, है ना। तो अब यहाँ पर उसने 2 पोटेशियम आयन अपने साथ जोड़े, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद अब यहाँ पर हो जाएगा सक्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन क्या कहता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। मतलब मैं कुछ बोलूंगी आप मेरे से होगा। यहाँ पर आपके मैंने फिर बताया था सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, यहाँ कम थे, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा तो सक्रिय अभिगमन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये है आपके सोडियम आयन और ये है आपके पोटेशियम आयन। ये जो वाहक था अचानक, हालांकि ये पूरी तरह से इस तरह घूम के जाता है, हम बताते हैं इस तरह से ना, फर्स्ट ईयर में ये बताया जाता है ना। मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो ये एक तरीके से रोटेट हो जाएगा। रोटेट समझते हैं? ऐसे था, ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब ये आपका इस तरह से था, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं सोडियम आयंस के, यहाँ पर लगे हैं आपके इस वाली जगह पर पोटेशियम आयन के 2 आयन। समझ में आया? और ये है आपका वाहक एटीपीएज एंजाइम, ठीक है। ये अचानक क्या कर जाएगा, रोटेट करके, तो आपके 3 आयन जो थे सोडियम के बाहर चले गए, पोटेशियम के 2 आयन अंदर आ गए। उसके बाद फिर से ये ऐसे हो गया था, फिर टर्न होगा, फिर इसने कंबाइन किया अपने में 3 आयन किसके, सोडियम के और 2 पोटेशियम के, फिर इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से कब तक करेगा, जब तक ये अपना फिर से पुनः ध्रुवीकरण नहीं कर लेता। पुनः ध्रुवीकरण का मतलब फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है ना, एक पोलैरिटी यहाँ पे फिर से हो जाएगी,
मतलब बाहर आके फिर से डी वाली अवस्था आ जाएगी, बाहर सोडियम आयन ज्यादा है, अंदर नेगेटिव आयंस होंगे। समझ में आया? तो ये कब तक क्रिया चलेगी इस तरह से? जब तक ये पुनः ध्रुवीकरण अच्छे से नहीं हो जाता। मतलब फिर से हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? -70 मिलीवोल्ट। समझ में आया कुछ? नर्व इम्पल्स की ये स्टार्टिंग है, सिर्फ यहाँ प्रोडक्शन मैंने बताया, नर्व इम्पल्स किस तरह आगे जा रहा है वो नहीं बताया है। सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने बताया है कि किस तरह से हमारी जो कला होती है, हमारा जो विभव है, किस तरह से हमारी स्टार्ट होगा। जस्ट स्टार्टिंग बताइए। अब यहाँ से किस तरह से फिर वो आगे जाएगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन, इस तरह से जो करेंगे वो हम आगे वाले बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई? प्रेशर समझ में आया? चौथा लिखा जाए इस चीज के बारे में। गुड, देखिए जरा। विराम कला विभव, विराम कला विभव डैश करके लिखिएगा -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, यह एक भौतिक रासायनिक समत्व है, समत्व, इक्विलिब्रियम। ठीक है, समत्व है। इसे रासायनिक समत्व है, समत्व लिखा है भाई आगे। इसे दो नॉन साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था सब समझते हैं, केमिस्ट्री में सिखाया जाता है। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम, एकदम इक्वल रखना किसी चीज को। बाहर पॉजिटिव आयन है जितने, उतने ही अंदर नेगेटिव आयन होंगे। साम्यावस्था में रहता है हमेशा हमारी कलम। ठीक, आगे लिखिएगा। चालन न करने वाले, चालन न करने वाले न्यूरॉन के बाहरी तथा भीतरी तलों पर आवेशों में, आवेश मतलब जो आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, आवेशों में जो अंतर होता है, जो अंतर होता है उसे विराम कला विभव कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा सक्रिय कला विभव। ऑब्लिक लगाइएगा, फिर उत्क्रम विभव, रिवर्सिबल पोटेंशियल। ऑब्लिक लगाइएगा, फिर ऑब्लिक समझते हैं ना सर? ये टेढ़ा सा डंडा कर ऑब्लिक। नेक्स्ट उत्क्रम ध्रुवीयकरण, फिर से ऑब्लिक लगाइएगा, लिखिएगा वि ध्रुवीकरण, वि ध्रुवीकरण मतलब डिपोलराइजेशन। ठीक है, इसे हम इतने नामों से जानते हैं, इसलिए एक बार में लिखवा दिएगा। सक्रिय कला विभव, ऑब्लिक उत्क्रम विभव, ऑब्लिक उत्क्रम ध्रुवीयकरण, ऑब्लिक विध्रुवीकरण। ठीक है, आगे लिखिएगा जब एक्सोन को उद्दीपन मिलता है तो एक्सोलेमा तुरंत ही
तुरंत ही अध्रुवित हो जाती है। इसमें एक्सोन की पारगम्यता सोडियम आयन के लिए अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा पोटेशियम आयन से 10 गुना ज्यादा, पोटेशियम आयन से 10 गुना ज्यादा, ब्रैकेट क्लोज। जिससे सोडियम आयन एक्सोप्लाज्मा में विसरित होने लगते हैं। विसरण विधि से हो रहे हैं, है ना, विसरित होने लगते हैं। जिसके कारण एक्सोन अंदर की ओर धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाएगी, है ना, ये तो बताया था। -70 से +30 मिलीवोल्ट होते चली जाती है। हाँ, फिर आगे लिखिएगा धनावेशित हो जाती है। यह विभव सोडियम आयन के अंदर प्रवेश करने के कारण, सोडियम आयन के प्रवेश करने के कारण -70 मिलीवोल्ट से बढ़कर +30 मिलीवोल्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जहां पर आप लोगों ने हेडिंग लिखी थी ना सक्रिय कला विभव, वहां पर आप लोग लिख लीजिएगा +30 मिलीवोल्ट, याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, कि सक्रिय कला विभव पर मतलब चोट लगती है तो उस वक्त हमारी कला विभव जो है कितना हो जाता है। ठीक, अच्छा, नोट लीजिए, इसमें अब नोट लिखिए। यह परिवर्तन बस इतने में हाथ दर्द 3 घंटे में कैसे लिखोगे? लिखो यह परिवर्तन एक्सोलेमा के बहुत छोटे भाग पर होता है। यह परिवर्तन एक्सोलेमा के बहुत छोटे भाग पर होता है तथा न्यूरॉन का शेष भाग विराम कला विभव पर ही रहता है। समझ में आया? पूरे उसमें से बोले जहां पर आपके चोट लगी है, मतलब थोड़े से ही पार्ट पर ही होगा डिपोलराइजेशन की जो प्रोसेस है, बाकी पूरा आपका जो न्यूरॉन है वो आपका कैसा रहेगा, जैसे स्टार्टिंग में था रेस्टिंग मेम्ब्रेन टू इनिशियल। ठीक है, आगे लिखिएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पुनः ध्रुवण। लिखिए जरा, विध्रुवण की क्रिया हो जाने के बाद सोडियम आयन
सोडियम आयन एक्सोलेमा में प्रवेश नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फिर उनके चैनल जो है से क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तथा पोटेशियम आयन बाहर की ओर जाना प्रारंभ करते हैं। धनात्मक आवेग के लगातार बाहर जाने से फिर से न्यूरॉन की प्लाज्मा झिल्ली पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। ठीक है, जिससे यह ध्रुवीय अवस्था पुनः प्राप्त कर लेती है। फिनिश करें इसको। अब इसी चीज को क्लास हम लोग एक चार्ट के थ्रू दिखाते हैं जरा। ठीक है, हाँ भाई, बात कर सीट कम कर लेंगे, कुछ नहीं है। बना लीजिए इसको। आप लोगों की बातें खत्म हो जाएंगी तब बताओ।
समझ में आ गया ये स्टूडेंट्स को? तो चलिए मुझे बताइए दहली विभव क्या होता है? दहली विभव लिखवाया है ना मैंने, ये दहली विभव क्या होता है? आप लोगों को समझ में आया है चीज? दहली विभव क्या होता है? समझ में तो आ गया। नहीं पता? सीखने में ना सेकेंड ईयर कोई बुरी बात नहीं होती है, सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी बात सीखने को मिलेगी। समझिए इसको। यहाँ पर ये चीज जो दिखाया गया है आपका, वो पोटेंशियल दिखाया गया है, विभव दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें ये विभव जो है -70 से मैंने +50 तक शो किया हुआ है। पहली बार मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि अगर मुझे बहुत नॉर्मल सी चोट लगेगी मेरे लिए मैटर करेगी? नहीं करेगी। क्या मेरी कला में, मतलब मेरी मेम्ब्रेन में सारे सोडियम आयंस के चैनल खुल जाएंगे इस चोट में? नहीं खुलेगा, है ना? लेकिन हाँ, अगर मेरे धीरे से भी चोट लगी है, ये कुछ तो हुआ, मुझे थोड़ा सा पता चल रहा है किसी ने ऐसा किया है, जो दीपन तो मिला हुआ है अलग, है ना? तो सोडियम आयंस के चैनल खोलने के लिए जितना आप लोगों को विभव चाहिए, ठीक है, उसे हम लोग जनरली बोलते हैं आपका दहली विभव। ठीक, तात्पर्य ये है जब मेरी रेस्टिंग में था, ये विराम कालावस्था में था, ठीक, मुझे हल्की सी चोट लगी है, नहीं भी लगी, नॉर्मल था, -70 था, -70 मिलीवोल्ट। उस दौरान अगर मुझे अचानक चोट लगी, ठीक, अगर मेरा ये पोटेंशियल, भाई चोट लगते ही थोड़े बहुत तो खुलेंगे, इतना सारे हो जाएंगे, थोड़ा बहुत खुला, अगर सोडियम आयन अपने चैनल्स के माध्यम से इतना अंदर आ गए कि वो -50 तक पहुंच जाए, अगर 60 तक पहुंचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर -70 से 65 पहुंचे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो -50 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो हमारी न्यूरॉन्स को पता चल जाएगा कि हाँ चोट गहरी है, इस सूचना को दिमाग तक पहुंचाना आवश्यक है, ठीक है। तो इसीलिए उस दौरान आपकी जो एक्सोलेमा होती है वो पारगम्य हो जाएगी, किसके लिए? सोडियम आयंस के लिए हो जाएगी, और तुरंत ही आपके सोडियम आयंस के चैनल्स खुल जाएंगे। खुलते ही ये आपका -70 से कितना हो जाएगा? +50। समझ में आया? ठीक, ये तो था आपका, क्या बताया था आपको, सक्रिय कला विभव, मतलब डीपोलराइजेशन हुआ था यहाँ पर, उत्क्रम विभव, ठीक है, समझ में आया? उत्क्रम विभव के बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे रीपोलराइजेशन की प्रोसेस होगी, मतलब पुनः ध्रुवीकरण। पुनः ध्रुवीकरण मतलब ये फिर से अपने रेस्टिंग फेज को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त क्या होगा, सोडियम आयंस का अचानक जाना बंद हो जाएगा, चैनल्स बंद हो चुके हैं, लेकिन पोटेशियम आयन तो धीरे जा रहे हैं, और साथ में आपके जो आपका सक्रिय था विगमन वो लगातार काम करेगा, जिसकी वजह से फिर से वो क्या प्राप्त कर लेगा, अपना रेस्टिंग फेज को। देखो ये जो रेस्टिंग फेज को जब प्राप्त करता है तो अपना ये नहीं है कि ठीक है 65-70 तक पहुंच गए, चलो बहुत है, अब काफी काम कर लिया है, 88 पेज एंजाइम ने ये सोचा रोटेट करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं सोचता, वो लेके जाएगा -70 से थोड़ा सा नीचे और, ठीक है, -75 -80 तक लेके भी जा सकता है, यदि किसी बुक में -85 भी लिखा हुआ है, लिखा है ना, रीजन ही ये है, ठीक है, कि उस वक्त थोड़े समय के लिए वो उससे भी नीचे की तरफ लेकर जाएगा, और लेके जाने के बाद फिर से वो अपनी एक कला प्राप्त कर लेगा, ठीक है,
जैसे अगर हम पेंडुलम भी घुमाते हैं तो थोड़ी देर तक इस तरह घूमने के बाद अपनी एक पोलैरिटी प्राप्त कर लेता है, किस साम्य अवस्था में आ जाता है, राइट। सेम कंडीशन इसके साथ होती है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएगा -80 75, उसके बाद फिर से अपना -70 मिलीवोल्ट पर आके स्थापित हो जाएगा। ये आपका ये चार्ट कहता है। अब क्लियर हुआ? गुड। चलिए अब एक काम कीजिए जरा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा क्लास, साइनेप्स एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, मतलब हिंदी में लिखा हुआ है सिनेप्स, सिनेप्स ही लिखना, इसको बोलते हैं साइनेप्स इंग्लिश में, ठीक है। साइनेप्स एवं साइनेप्स प्रेषण, मतलब हाँ भाई लिखिए जरा, आगे लिखो। हाँ भाई आगे लिखना शुरू करें जरा। इसमें सिनेप्स नाम को सबसे पहले सर सी शेरिंगटन ने दिया था। किसने दिया था? सर सी शेरिंगटन ने दिया था, ठीक है। तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है।